हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पारस कपूर और आज से हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। तो ये हमारे सामने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे कि क्या है हमारे सिलेबस में, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो क्लास 11th का सिलेबस है ये पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है। पॉलिटिकल साइंस हम हिंदी में बोलें तो पॉलिटिकल साइंस होती है राजनीति शास्त्र। हमारी राजनीति कैसी है और हम राजनीति की स्टडी करेंगे तो उसे पॉलिटिकल साइंस बोल देंगे। पॉलिटिकल मतलब राजनीति, साइंस मतलब शास्त्र हिंदी में। इन शॉर्ट अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद स्टेट एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वो नॉलेज जो एक स्टेट या कंट्री, स्टेट और कंट्री सेम चीज़ होती है, उससे डील करेगा और वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है उससे डील करेगा। तो आइए अब हम एक बार गो थ्रू करते हैं कि सिलेबस में क्या है। सबसे पहले यूनिट 1 में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान कैसे बना है। वाई डू वी नीड इट, हमें क्यों ज़रूरत है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करनी है, हमारी राइट्स, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी लाइफ, लिबर्टी, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लॉ है जिसके तहत गवर्नमेंट काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? गाइडलाइंस देता है, रूल्स बनाता है, अप्रूव करता है उसे लोगों से। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे व्हाट डू द कॉन्स्टिट्यूशन डू, व्हाट हु मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, तो उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया है। हाउ डिड द कंट्री पार्टीशन अफेक्टेड इन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कंट्री की पार्टीशन कैसे इफेक्ट करी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इंडिया पाकिस्तान जो बने हैं वो ओवरऑल कैसे डिवाइड करे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या रोल प्ले किया है उस चीज़ ने। व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, हमने डीपीएसपीस कहाँ से लिए हैं, हमने हर चीज़ हमने मैनी कंट्रीज से बोरो की हैं, मतलब बहुत बहुत कंट्रीज से ली हैं। तो हर चीज़ हमने कहाँ से ली है, कितने देशों से ली है, वो सब हम पार्ट 1 में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होती क्या है? हिंदी में बोले तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि मौलिक अधिकार। मतलब जो अधिकार हमें हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। अब हमें क्यों चाहिए फंडामेंटल राइट्स, ये हमें, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने तरह के किए हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। मतलब वो राइट्स जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और अगर कल को हमारा कोई राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हायर अथॉरिटीज़ में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है इन राइट्स का। ये वो राइट्स होते हैं। वाई वॉज द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों रिमूव किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम जानेंगे। हाउ हैव द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स इन्फ्लुएंस द फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट्स ने हमारे क्या बोला है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट वगैरह ये क्या है इंडिया में, हम ये सब देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे हमारी राइट्स हैं वैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो हम इन सब के गो थ्रू करेंगे कि क्या होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी की बात करता है ये। डेमोक्रेसी क्या है? हिंदी में बोले तो जनतंत्र होता है डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी क्या हुई? वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब जहाँ पे एक डायरेक्ट इलेक्शन किए जाते हैं एक इंडिविजुअल के, जैसे हम वोट करने जाते हैं जब हम 18 साल के होते हैं, उसके बाद हमें राइट टू वोट मिलता है। ठीक है, और जहाँ हम जाते हैं और एक पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और वो हमारे फर्दर लीडर चुनते हैं, ये होती है हमारी डेमोक्रेसी। इसके क्या डिफरेंट मेथड हैं हमारे इलेक्शन के? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे डायरेक्ट इलेक्शन हम करते हैं किसके लिए? अपने एमएलएज होते हैं, एमपीज़ होते हैं, इन सब के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। बट क्या हमारे प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? नहीं, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, जिन जो हमने नुमाइंदे चुने हैं वो आगे जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, ये कैसे अफेक्ट करते हैं मेथड पॉलिटिक्स को, पार्टीज़ को। वाई वॉज द पोस्ट सिस्टम चूजन, मतलब पोस्ट सिस्टम क्यों चूज़ किया हमने, ये सब गो थ्रू करेंगे हम इसी में, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी में। वाई हैव बिन देयर इफेक्ट्स इन द सिस्टम, वाई इज़ देयर सिस्टम ऑफ रिजर्व सीट्स, क्यों है हमने रिजर्व किए हैं सीट्स,
कि इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स रहेंगी, ये लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए हमने सीट्स रिजर्व की हैं, ये एससी के लिए की हैं, एसटी के लिए की हैं, वो सारा हम गो थ्रू करेंगे। और हम कैसे अपने इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाते हैं हम वो भी देखेंगे, और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इलेक्शंस में, ये सब हम इसी में करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में आएंगे। यूनिट 2 किसकी बात करता है हमारा? यूनिट 2 हमारा बात करता है एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देखेंगे, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव किसे करते हैं, क्या कहते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, हमारे कार्यपालक होते हैं, उनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी एक तरह से एग्जीक्यूटिव हैं, सीएम भी हमारे एक तरह से एग्जीक्यूटिव हैं। इनका काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है फर्दर जो लॉ बनते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए फर्दर ग्राउंड लेवल पे। मतलब दीज आर द पीपल जो मतलब मेन रोल प्ले करते हैं हमारे कोई पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट करने में ग्राउंड लेवल में। ठीक है, जैसे हमारे पीएम एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे सीएम एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट इवन ही इज़ अ एग्जीक्यूटिव मेंबर। ठीक है, गवर्नर हो गए हमारे स्टेट के, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है हमारा? राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रेसिडेंट है, ये सब हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पांचवा यूनिट है, पांचवा लेक्चर होगा, वो होगा लेजिस्लेचर एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। अब सेंटर और स्टेट लेवल पे क्या है हमारा? वाई डज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव टू हाउसेस? कौन कौन से दो हाउस हैं हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में? हमारा है राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, हाउ आर द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? कैसे बनी है पार्लियामेंट असेंबली, स्टेट असेंबली? व्हाट आर द थ्री पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा? हम इनकी पावर्स के बारे में देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। कोई लॉ है, लॉ कैसे बनता है, लॉ का प्रोसीजर कैसे रहता है, अमेंडमेंट होती है कैसे होता है, प्रेजेंट किया जाएगा, पहले एक्ट होगा फिर लॉ बनेगा, कैसे होगा, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। और एग्जीक्यूटिव्स को कैसे हम अकाउंटेबल मान सकते हैं यहाँ पे, ये सारा हम गो थ्रू करेंगे इसी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो छठा है हमारा वो है जुडिशरी। जुडिशरी हिंदी में बोले तो न्यायतंत्र, न्यायालय। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? मतलब वो लॉ जो सबके लिए सामान्य है उसको कहेंगे हम रूल ऑफ लॉ। हमारा लॉ क्या कहता है, अगर कल को चोरी करता है कोई तो उसके लिए भी लॉ है, कल को कुछ भी होता है हमारी कंट्री में उसके लिए लॉ बना हुआ है। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? मतलब कि इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए हमें? अगर कल को कोई जुडिशरी के ऊपर होगा तो वो उसका डिसीजन को बदल सकता है, इसलिए हमें इंडिपेंडेंस चाहिए जुडिशरी में, कोई उसके ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई होगा जुडिशरी में तो वो उसका डिसीजन मैनिपुलेट कर सकता है कल को, इसलिए हमें इंडिपेंडेंस चाहिए जुडिशरी की। हम वो कैसे इंश्योर करेंगे वो पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रोविजन दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया? क्या प्रोविजन है हमने बनाए? जैसे कि हम किसी को कंट्रोल कैसे करते हैं अपने संविधान में, अगर कोई किसी की सैलरी डिसाइड कर रहा है तो उसकी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं लेता है। अगर कोई कोई किसी को इलेक्ट कर रहा है तो उसकी इंडिपेंडेंस के खतरा रहता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, हम ये सब इसी में चैप्टर में कवर करेंगे। हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड? जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, हम वो सब देखेंगे, क्या रोल है क्या नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होता है। ठीक है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, हाई कोर्ट की पावर क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स में हमारी हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा रहती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भी रहती है बट हाई कोर्ट की फंडामेंटल प्लस अदर सिविलियन केसेस में भी पावर रहती है। हाउ डू दे यूज़ देयर पावर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट? ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जुडिशरी में 7 टॉपिक आता है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म कंसेप्ट है जिसका मतलब है शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब स्टेट और सेंटर अपनी पावर शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है एक बेटर इस्टेब्लिश किया जा सकता है सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक है, अब जैसे हम स्टेट में होती हैं हमारी स्टेट लिस्ट्स होती हैं, स्टेट लिस्ट होती हैं जैसे जिन पे लॉज स्टेट बनाएगी, वैसे ही सेंटर लिस्ट होती है जिन पे लॉज सेंटर बनाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जो सेंटर ही कर सकती है मॉडिफाई, स्टेट में वैसे रहते हैं कुछ जो स्टेट ही कर सकती है। ठीक है, और कुछ होते हैं जिन पे दोनों बनाते हैं लॉज। ठीक है, वो सारी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, ये सब हम वहीं पे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डज फेडरलिज्म इंश्योर अकोमोडेशन डाइवर्सिटी? कैसे डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करता है? इन विच वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल? हमारा फेडरल कैसे है कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब हम देखेंगे। वाई आर देयर स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स एंड एरियाज? जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन रहते हैं, मिनिस्ट्री उनकी अलग होती है। तो ये सारा हम गो थ्रू करेंगे फेडरलिज्म वाले चैप्टर में।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लोकल गवर्नमेंट, 8वां। लोकल गवर्नमेंट बोले तो मतलब हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। हमारा क्या हो सकता है, पंचायत्स हो सकती हैं गांव में, जैसे अर्बन में हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। और जैसे गांव विलेज रूरल लेवल में होती है हमारे पंचायत। और मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पावर करती है ये जो लोकल गवर्नमेंट रहती है, मतलब सेंटर से पावर लेके स्टेट्स में देती है। गांधी जी भी बोलते थे वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन द स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या स्टेटस रहा है। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया म्यूनसिपैलिटी, पंचायत्स, इनका क्या स्टेटस है। व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स। हमने कौन से अमेंडमेंट से एक्ट किया था, इनिशियली लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कब आया, म्यूनसिपैलिटी एक्ट आया, पंचायती एक्ट आया, 1990s में आया, वो सब हम गो थ्रू करेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 9th आता है हमारा पॉलिटिकल फ़िलोसफी, मतलब हमारे फ़िलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हमें फ़िलोसफी लेनी है तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या है उसका, हम प्रीएम्बल को स्टडी करें। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल हमें पूरा ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमें सोवर्निटी मेंटेन करनी है, सोशलिज्म करना है, सेकुलरिज्म करना है, डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब एस्पेक्ट्स पे हमें काम करना है। तो वही हमारी फ़िलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रीएम्बल इज़ द बेस्ट सोर्स जहाँ से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी पता चलती है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडरलाइंग दिस कोर प्रोविजन, हाउ आर दिस शेप्ड बाय मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्या कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है हमारे पॉलिटिकल फ़िलॉसफी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर 10 आता है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आज के टाइम में कैसा है, जब हमने बनाया था तब कैसा था। हाउ हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन बोले तो बिगिनिंग, ठीक है। व्हाट फर्दर चेंजेस आर बीइंग डिबेटेड, और क्या आना चाहिए, जैसे अभी बात चल रही है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, ठीक है, वो हमारा डायरेक्टिव है, डीपीएसपी में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मतलब कैसे कैसे थ्रू आउट हमने चेंज किया है, जैसे अभी आई गेस 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, मतलब हमारा 126 बार आज तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। वहीं यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें 200-300 साल पुराना है और वो हार्डली 10 या 12 बार अमेंड हुआ है। अमेंड बोले तो चेंज, ठीक है। तो वो सब हम गो थ्रू करेंगे। व्हाट हैज़ द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा पूरी डेमोक्रेसी ने हेल्प किया कॉन्स्टिट्यूशन में, हम यहाँ वो सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक कैन बी एनीथिंग, हमारा वर्क, आइडिया, एक्टिविटीज़ जो सब रिलेटेड हैं, हमारा देश काम कैसे करेगा उससे, उसे पॉलिटिक्स कहेंगे, ठीक है। डू वी फाइंड पॉलिटिक्स इन सीमिंगली नॉन पॉलिटिकल डोमेन में, हमें पॉलिटिक्स दिखती है, हर जगह पॉलिटिक्स है, चाहे वो आपका घर है, चाहे आपका स्कूल है, एवरीवेयर पॉलिटिक्स इज़ कनेक्टेड, ठीक है। कैन पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट बी रिजॉल्व थ्रू रीजनिंग, क्या हम उसे नॉर्मल रीजनिंग से कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है, विल स्टडी इट फर्दर इन दिस चैप्टर। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, क्यों चाहिए हमें, वो सब हम इसी में देखेंगे। फ्रीडम, आज़ादी, जे वाले तो स्पेशली नोन है इस टर्म से। व्हाट इज़ फ्रीडम, क्या है आज़ादी, हमको कैसे डिफ़ाइन करेंगे आज़ादी क्या है, हमारी राइट्स होनी चाहिए, हमारी लिबर्टीज़ होनी चाहिए, हमें राइट टू स्पीच होना चाहिए, वो सब हमारी एज अ फ्रीडम में आता है। व्हाट आर द रीज़नेबल कॉन्स्टेंट्स, अब मतलब सरकार कुछ चीज़ों में हमारी आज़ादी ले भी सकती है, जैसे हमारा सेक्शन 144 लगता है, इमरजेंसी लगती है, कुछ भी लगता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी लिमिट की जाती है, ठीक है, पूरी नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं वो लिमिट हो जाती है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। व्हाट आर द लिमिट्स डिफाइंड, ठीक है, क्या लिमिट्स हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार। उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी अगर हिंदी में बोलें तो समान्यता, ठीक है। इक्वालिटी किस में होनी चाहिए, हमारी वेल्थ में होनी चाहिए, पॉलिटिकल में होनी चाहिए, लाइफ में होनी चाहिए। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, वो हमारी इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। तो ये सब हम इस इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्वालिटी में इनइक्वालिटी का भी जिक्र है, ठीक है। डज इक्वालिटी इम्प्लाई सेमनेस, मतलब सबको समान्यता होनी चाहिए, किसी किसी टर्म्स में होनी चाहिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है किसकी इक्वालिटी में, सोशल इक्वालिटी में। इकोनॉमिक इक्वालिटी में अभी तक बात नहीं करता था, लेकिन हमारा जो नया लॉ आया है, ठीक है,
जो नई नई रिजर्वेशन आई है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात करने लगा है अब। व्हाट आर द मेजर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, हाउ कैन इक्वालिटी बी रियलाइज, कैसे हम ला सकते हैं इक्वालिटी को, ठीक है। उसके बाद 14th जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा सोशल जस्टिस पे। सोशल जस्टिस क्या होती है? जस्टिस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हम कैसे लोगों को पैसा बांट रहे हैं, मतलब कैसे जाएगा वेल्थ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल रही हैं, प्रिविलेजेस कैसे मिल रही हैं सोसाइटी में, वो सब बात करेगा सोशल जस्टिस की। इस जस्टिस ऑल अबाउट फेयरनेस, क्या बस फेयरनेस ही होती है जस्टिस, वो भी हम देखेंगे। रिलेशनशिप क्या है जस्टिस और इक्वालिटी का, क्या मतलब सबको सेम चीज़ देना मतलब जस्टिस भी है और वो इक्वालिटी भी है? नहीं, ठीक है। जैसे हमारा टैक्सेशन सिस्टम देख लो, कोई 10 लाख के ऊपर इनकम कमाता है तो उस पर टैक्स अलग लगता है, कोई 2 लाख पे इनकम कमाता है उस पर टैक्स अलग लगता है। सो कहीं ना कहीं हम इनइक्वालिटी भी रख सकते हैं, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस नहीं है, जस्टिस है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारे ये इस तरह का इनकम टैक्स सिस्टम है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, इन विच वे कैन जस्टिस बी सिक्योर्ड, ये सब हम चैप्टर 14 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 15 है राइट्स। राइट, अधिकार। हाउ इज़ राइट डिफरेंट फ्रॉम एनी क्लेम, मतलब एक होता है अधिकार होना, एक होता है किसी पे हक होना, तो क्या फ़र्क है दोनों में? व्हाट आर द मेजर काइंड ऑफ राइट क्लेम्स, हाउ डू वी रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स, इन सब पे हम बात करेंगे राइट्स वाले चैप्टर में। हाउ डज द स्टेट इनेबल एंड ऑब्स्ट्रक्ट राइट्स, हमारे कैसे स्टेट राइट्स लेता भी है और ऑब्स्ट्रक्ट भी करता है, वो चैप्टर 15 में हमारा आ जाएगा। चैप्टर 16 बात करता है सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। सिटीज़नशिप बहुत न्यूज़ में रहा है अभी, एनआरसी आया है हमारा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न रहा है। सिटीज़न कौन होता है हम यहाँ देखेंगे, एलियन कौन होता है, जो इंडियन नहीं है, जो बाहर की कंट्री का आ रहा है उसे एलियन कहेंगे। व्हाट आर द रेलिवेंट ग्राउंड्स फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, किन ग्राउंड्स पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई इंडिया का भी सिटीज़न है और कहीं बाहर के देश की भी सिटीज़नशिप लेता है तो वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में करेंगे। हाउ आर द न्यू क्लेम्स ऑफ सिटीजनशिप नेगोशिएटेड, कैन वी हैव अ ग्लोबल सिटीजनशिप, क्या हम मल्टीपल सिटीजनशिप्स ले सकते हैं, वो भी देखेंगे हम इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म हिंदी में बोलें अगर, नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रवाद, ठीक है। मतलब हाउ आर द बाउंड्रीज ऑफ नेशन डिफाइन, हम हमारा देश कैसे डिफाइन है, मतलब इंडिया हमने जब बात की ये इंडिया है, इंडिया की कहीं ना कहीं बाउंड्री बनी है पूरा थ्रू आउट, हम कैसे डिफाइन करते हैं इंडिया को। मस्ट एवरी नेशन हैव अ स्टेट, स्टेट और कंट्री ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी हमें इसमें देखेंगे। व्हाट डिमांड्स कैन अ नेशन मेक टू इट्स सिटीजन, हमारा नेशन हमसे क्या डिमांड कर सकता है। जैसे हमारे नेशन हमारा हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, उसी हिसाब से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं कुछ जो हमें देश के प्रति निभानी पड़ती हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या बेसिस है, राइट क्या है लोगों की टू डिटरमाइन इट्स ओन डेस्टिनी, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या राइट है, मैं अपनी लाइफ को रिलेटेड क्या राइट मांगता हूँ, ये सब डिसीजंस हमारे इम्पैक्ट करेंगे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म अगर हिंदी में बात करें तो मतलब क्या है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं सेकुलरिज्म को, ठीक है। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म हमने कर लिया। विच डोमेन्स ऑफ लाइफ डज इट रिलेट टू, मतलब हमारे ज़िंदगी में कहाँ कहाँ हम सेकुलरिज्म को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट क्या होती है, मतलब जैसे हम इंडिया अगर बात करें तो इंडिया हमारी सेकुलर स्टेट है, क्यों? क्योंकि हम अपने देश का कोई रिलीजन डिफाइन नहीं करते। वहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो खुद को इस्लामिक स्टेट कहते हैं, ठीक है। इंडिया खुद को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहता है, हम इस्लामिक इंडिया या फिर हिंदू इंडिया ऐसा कुछ वर्ड यूज़ नहीं करते, जबकि पाकिस्तान खुद को सेकुलर स्टेट नहीं कहता है, वो क्लियरली कहता है वी आर द इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है। वाई डू वी नीड सेकुलर स्टेट्स इन मॉडर्न लाइफ, इज सेकुलर सुटेबल फॉर इंडिया, सेकुलरिज्म सुटेबल फॉर इंडिया, येस इट इज़। रिलीजन शुड नॉट इन्वॉल्व इन सोसाइटी, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसलिए सेकुलरिज्म ज़रूरी है हमारे देश के लिए। उसके बाद आती है बात पीस की। पीस अगर हम बात करें, पीस पीस का मतलब क्या है, शांति, विश्व के लेवल में शांति, इंटरनल पीस रहती है, एक्सटर्नल पीस रहती है। डस पीस ऑलवेज रिक्वायर नॉन वायलेंस, हाँ नॉन वायलेंस, लेकिन कभी कभी हमें पीस के लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारा देश अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के रूल में था
तो मतलब तब पीस थी? नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं वायलेंस भी हुई है, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, उन्होंने कईयों ने वायलेंस की, कईयों ने नहीं की। तो मतलब आ जाके पीस का क्या है, क्या पीस होती है, नॉन वायलेंस रिलेटेड है, कंडीशंस क्या हैं वॉर की, ठीक है, आर्मामेंट प्रमोट ग्लोबल पीस, ये सब हम देखेंगे इसी चैप्टर में, पीस वाले में। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बोले तो विकास, ठीक है। इज़ देयर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? क्या विश्व में कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है डेवलपमेंट का? वो भी देखेंगे हम इसमें। हाउ टू बैलेंस द क्लेम ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विद क्लेम ऑफ फ्यूचर जनरेशन? ये कंसेप्ट बात कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? वो उस तरह की डेवलपमेंट होती है जिसमें हर किसी को लेके चलते हैं हम, सोसाइटी को, अमीर को, गरीब को, नेचर को, एनवायरनमेंट को, हम पूरा देखते हैं, गो थ्रू करते हैं। आज के टाइम में इतने एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमारे प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो वो हम सब देखेंगे क्या है क्या नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहीं पे हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप वो पूछ सकते हैं हमसे कभी भी, ठीक है बच्चों। चलो टेक केयर, बाय बाय।